हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को इंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक जो यूपीएससी और अदर एग्जाम्स के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है, जो है पार्लियामेंट्री कमिटीज़। तो पार्लियामेंट में हर एक छोटी बड़ी बात पर डिबेट नहीं होती, उसके लिए कमिटीज़ बनाई जाती है जो पूरा काम डिटेल में हैंडल करती है। आज के वीडियो में सिंपल और इजी वे में हम समझेंगे कि ये कमिटीज काम कैसे करती है, क्या टाइप्स है और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमिटीज आर परमानेंट एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड पीरियोडिकली, यानी कि स्टैंडिंग कमिटीज वो कमिटीज होती है जो परमानेंट नेचर की होती है। इनको हर साल या कुछ समय के बाद रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, लेकिन इनका काम लगातार चलता रहता है। इनका पर्पज पार्लियामेंट के डे टू डे बिजनेस को स्मूथली चलाना और गवर्नमेंट के काम का थ्रू एग्जामिनेशन करना होता है। नेक्स्ट है एडहॉक कमिटीज। तो दे आर टेम्पोररी एंड फॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, यानी कि ये कमिटीज टेम्पोररी नेचर की होती है। जब कोई स्पेसिफिक इशू या मैटर आता है जिसमें डिटेल्ड स्टडी या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, तब ये कमिटीज बनाई जाती है। जैसे ही ये अपना काम करती है, इन कमिटीज को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम इनको डिटेल्ड में समझेंगे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में। इसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और सबसे पहला है फाइनेंशियल कमिटीज़। ये कमिटी पैसे और फाइनेंशियल मैटर्स को देखते हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़। ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है कमिटीज़ टू इंक्वायर। तो इनको इंक्वायरी या जांच करने के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट है कमिटीज़ टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। ये गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को क्लोजली मॉनिटर और कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है कमिटीज रिलेटिंग टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। ये पार्लियामेंट के डेली वर्क को स्मूथली चलाने में मदद करती है। नेक्स्ट है हाउस कीपिंग कमिटीज या सर्विस कमिटीज। ये पार्लियामेंट के इंटरनल मैटर्स और फैसिलिटीज़ को मैनेज करती है। तो दोस्तों, ये थे स्टैंडिंग कमिटीज के 6 टाइप्स। तो चलिए हर एक टाइप को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं स्टैंडिंग कमिटीज के एक इम्पोर्टेंट ग्रुप की, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल कमिटीज। फाइनेंशियल कमिटीज में मेनली 3 कमिटीज आती है, पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इन कमिटीज का काम पार्लियामेंट के फाइनेंशियल मैटर्स को चेक करना और इंश्योर करना होता है कि पैसा सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं। तो चलिए इन सब टाइप्स को एक एक करके समझते हैं। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। तो इट वाज सेटअप इन 1921। तो इस कमेटी का गठन 1921 में हुआ था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के रिफॉर्म्स का एक महत्वपूर्ण नतीजा था। इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था सरकारी खर्चों की जांच करना और ये सुनिश्चित करना कि जो पैसा पार्लियामेंट द्वारा सैंक्शन किया गया है, उसका उपयोग नियमित और सही तरीके से हो। अगर मेंबर्स की बात करें तो इस कमेटी में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। इनका चुनाव हर साल होता है और ये नॉमिनेशन उनके अपने अपने हाउस के स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर होता है। नेक्स्ट है चेयरमैन इज फ्रॉम ओपोजिशन, यानी कि इस कमेटी का चेयरमैन हमेशा ओपोजिशन पार्टी से चुना जाता है। यह एक अच्छा ट्रेडिशन है जो इंश्योर करता है कि कमेटी अपना काम एक न्यूट्रल और इम्पार्शियल तरीके से करे, बिना किसी सरकारी दबाव के। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ दिस कमेटी के बारे में। तो इसका पहला फंक्शन है टू एग्जामाइन अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट्स। तो इसका पहला फंक्शन है एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट का विश्लेषण करना। इसमें यह देखा जाता है कि पार्लियामेंट ने जितना पैसा सैंक्शन किया था, क्या उसका प्रयोग सैंक्शन लिमिट के अंदर और नियम के अनुसार किया गया है या नहीं।
दूसरा फंक्शन है टू स्क्रूटिनाइज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट्स, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स का गहराई से अध्ययन करना। ये कमेटी वेरीफाई करती है कि कहीं कोई इरेगुलरिटी, अनुचित खर्च या पैसों का दुरुपयोग तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट फंक्शन है टू एग्जामाइन पब्लिक सेक्टर एंड ऑटोनोमस बॉडीज। तो तीसरा फंक्शन है कि जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या कुछ ऑटोनोमस बॉडीज के अकाउंट्स पर रिपोर्ट तैयार करता है और उसको पार्लियामेंट में पेश करता है, तो ये कमेटी उन रिपोर्ट्स का भी डिटेल्ड स्टडी करती है और किसी भी कमी को उजागर करती है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ दिस कमेटी। तो इसका पहला लिमिटेशन है नो पावर ओवर पॉलिसी, यानी कि ये कमेटी पॉलिसी मैटर्स में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यानी ये केवल इस बात को वेरीफाई करती है कि खर्चे सही और कानूनी तरीके से हुए हैं, लेकिन ये नहीं देखती कि किस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव या क्वालिटी क्या थी। इसका दूसरा लिमिटेशन है पोस्टमार्टम नेचर। तो इस कमेटी का काम पूरी तरह से पोस्टमार्टम नेचर का होता है, यानी कि ये तब एक्शन लेती है जब खर्चा हो चुका होता है, ये पहले से कोई रोक टोक नहीं कर सकती। नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी इज नॉट बाइंडिंग, यानी कि इनके रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होते, सरकार उन्हें मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं होते, हालांकि आमतौर पर इनको गंभीरता से लिया जाता है। नेक्स्ट है दिस कमेटी कैन नॉट इशू ऑर्डर्स। तो चौथी लिमिटेशन यह है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी किसी भी एजेंसी या डिपार्टमेंट को सीधा ऑर्डर नहीं दे सकती। इसका काम सिर्फ अपनी रिपोर्ट तैयार करके पार्लियामेंट के सामने पेश करना होता है। नेक्स्ट लिमिटेशन है नो डे टू डे एडमिन इंटरफेरेंस। तो आखिरी और पांचवी लिमिटेशन यह है कि ये किसी भी डिपार्टमेंट के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उसका रोल केवल ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी तक सीमित होता है, ना कि प्रशासन चलाने का। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल कमेटी के नेक्स्ट टाइप, यानी कि एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में। तो इट वाज सेटअप इन 1950। तो इस कमेटी को 1950 में बनाई गई थी। इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव सरकार के फाइनेंशियल एस्टिमेट्स और एक्सपेंडिचर्स का गहराई से विश्लेषण करना होता है। अगर मेंबर्स की बात करें तो एस्टिमेट्स कमेटी में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं और ये सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा का इस कमेटी में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। ये कमेटी हर साल नए मेंबर्स के साथ रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है, जो लोकसभा के मेंबर्स के बीच से चुने जाते हैं। हियर द चेयरमैन इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। तो इस कमेटी के चेयरमैन रूलिंग पार्टी से चुने जाते हैं, यानी जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी का एक मेंबर इस कमेटी के चेयरमैन बनते हैं। चेयरमैन का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वही कमेटी के कार्यों को लीड करता है और उसकी डायरेक्शन तय करता है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ दिस कमेटी के बारे में। इसका पहला फंक्शन है टू रिपोर्ट ऑन एफिशिएंसी एंड रिफॉर्म्स। तो इस कमेटी का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है सरकार के फाइनेंशियल एस्टिमेट्स की एफिशिएंसी और रिफॉर्म्स के संभावनाओं पर रिपोर्ट बनाना। ये कमेटी देखता है कि गवर्नमेंट के खर्चे कितने इफेक्टिव है और कहाँ बेहतर सुधार की ज़रूरत है। नेक्स्ट फंक्शन है टू सजेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज। तो दूसरा फंक्शन है ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज सजेस्ट करना। जब कमेटी किसी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कमी देखती है तो वो उसका एक बेहतर विकल्प प्रस्तावित करती है। नेक्स्ट है टू एंश्योर वैल्यू फॉर मनी। तो एक और इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी ये है कि कमेटी एंश्योर करे कि पब्लिक मनी का इस्तेमाल उचित और लाभदायक तरीके से हो। नेक्स्ट है टू सजेस्ट रिफॉर्म्स इन एस्टिमेट्स प्रेजेंटेशन। तो आखिर में ये कमेटी गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एस्टिमेट्स की प्रेजेंटेशन में भी रिफॉर्म सुझाव करती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी में सुधार हो। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ दिस कमेटी के बारे में। तो पहला लिमिटेशन है देयर इज नो राज्यसभा मेंबर्स। तो देखिए, इस कमेटी में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। नेक्स्ट लिमिटेशन है दिस कमेटी एग्जामाइंस ओनली वोटेड एस्टिमेट्स।
यानी दूसरी लिमिटेशन ये है कि ये कमेटी सिर्फ वोटेड एस्टिमेट्स को ही एग्जामाइन करती है, यानी बजट के वही पार्ट्स जो पार्लियामेंट द्वारा मंजूर किए गए हैं। नेक्स्ट है दिस कमेटी इज एडवाइजरी इन नेचर। तो तीसरी लिमिटेशन ये है कि इस कमेटी का काम एडवाइजरी नेचर का होता है, उसके सुझाव बाइंडिंग नहीं होते और सरकार उन पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं होती। नेक्स्ट है देयर इज नो एक्सपर्ट सपोर्ट अनलाइक पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इस कमेटी को टेक्निकल या एक्सपर्ट सपोर्ट नहीं मिलता, जबकि पब्लिक अकाउंट कमेटी को एक्सपर्ट गाइडेंस अवेलेबल होती है। इस वजह से कभी कभी एस्टिमेट्स कमेटी की टेक्निकल एनालिसिस में कमी रह जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहना उचित होगा कि एस्टिमेट्स कमेटी सरकार के फाइनेंशियल प्लानिंग और एक्सपेंडिचर प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट ओवरसाइट रोल निभाती है। ये कमेटी एफिशिएंसी बढ़ाने, रिफॉर्म्स रेकमेंड करने और पॉलिसीज को सुधारने में योगदान देती है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस जैसे एक्सपर्ट सपोर्ट की कमी और रिकमेंडेशंस का बाइंडिंग ना होना कमेटी के प्रभाव को कुछ हद तक सीमित कर देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल कमेटी के नेक्स्ट टाइप यानी कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला पॉइंट है इट वाज सेटअप इन 1964, यानी कि इस कमेटी को 1964 में स्थापित किया गया था। इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के कार्य प्रदर्शन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है देयर आर टोटल 22 मेंबर्स इन दिस कमेटी, आउट ऑफ व्हिच 15 आर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। इस डाइवर्स मेंबरशिप से कमेटी को विभिन्न दृष्टिकोण और अनुभव का फायदा मिलता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कमेटी का चेयरमैन हमेशा लोकसभा का सदस्य होते हैं, जो कमेटी के कार्यों को लीड करता है और सभी डिस्कशंस और रिकमेंडेशंस को संचालित करते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ दिस कमेटी। एंड द फर्स्ट वन इज टू एग्जामाइन रिपोर्ट्स और अकाउंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो सबसे पहला फंक्शन है पीएसयूज के रिपोर्ट्स और अकाउंट्स का विश्लेषण करना। कमेटी ये देखती है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है और उनका अकाउंटिंग सिस्टम नियम के अनुरूप है या नहीं। नेक्स्ट है टू चेक मैनेजमेंट एफिशिएंसी एंड ऑटोनॉमी। तो दूसरा फंक्शन मैनेजमेंट एफिशिएंसी और ऑटोनॉमी का मूल्यांकन करना है। कमेटी इंश्योर करती है कि पीएसयूज अपना काम सही तरीके से इंडिपेंडेंटली और बिना आवश्यक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के करे। नेक्स्ट है टू रिव्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट्स ऑन पीएसयूज। तो तीसरा इंपॉर्टेंट काम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा पीएसयूज पर बनाई गई रिपोर्ट्स का रिव्यू करना। कमेटी इन रिपोर्ट्स का गहराई से अध्ययन करती है और अपने फाइंडिंग्स और सजेशंस पार्लियामेंट के सामने रखती है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब बात करते हैं एक्सक्लूजन्स के बारे में। एंड द फर्स्ट वन इज देयर इज नो रोल इन पॉलिसी और बिजनेस डिसीजंस। तो सबसे पहली बात, ये कमेटी पॉलिसी मेकिंग या पीएसयूज के बिजनेस डिसीजंस में हस्तक्षेप नहीं करती। इसका काम सिर्फ परफॉर्मेंस का विश्लेषण तक सीमित है। नेक्स्ट है देयर इज नो रोल इन डे टू डे एडमिन, यानी कि दूसरा एक्सक्लूजन यह है कि कमेटी पीएसयूज के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं करती, बल्कि बड़े और स्ट्रक्चरल इशूज पर फोकस करती है। नेक्स्ट है नो जुरिस्डिक्शन ओवर स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो इसका जुरिस्डिक्शन स्टैट्यूटरी बॉडीज तक एक्सटेंडेड नहीं होता, यानी कि ऐसे संस्थान जो किसी कानूनी अधिनियम के तहत बने हैं उन पर कमेटी का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। अब बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में। एंड द फर्स्ट वन इज दिस कमेटी कैन एग्जामाइन ओनली 10 to 12 पीएसयूज पर ईयर। तो सबसे पहला लिमिटेशन है कमेटी एक साल में सिर्फ 10 से 12 पीएसयूज का ही विश्लेषण कर पाती है, जिस वजह से सभी पीएसयूज को कवर कर पाना संभव नहीं होता।
नेक्स्ट है दिस कमिटी हैज पोस्टमार्टम नेचर। तो इस कमिटी का काम पोस्टमार्टम नेचर का है, यानी ये पहले के परफॉर्मेंस को एग्जामाइन करती है और रियल टाइम मॉनिटरिंग में इसका रोल लिमिटेड होता है। नेक्स्ट है दिस कमिटी हैज नो टेक्निकल एक्सपर्टाइज। तो इस कमिटी के पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज की कमी है। पीएसयूज के कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल और मैनेजरियल इशूज को समझने के लिए स्पेशलिस्ट नॉलेज की ज़रूरत होती है, जो कमिटी के पास उपलब्ध नहीं होती। नेक्स्ट है दिस कमिटी इज एडवाइजरी ओनली। तो आखिरी लिमिटेशन ये है कि कमिटी की रिकमेंडेशंस एडवाइजरी नेचर की होती है, गवर्नमेंट उन पर अमल करने के लिए बाध्य नहीं होते, जिस वजह से कभी कभी कमेटी के रिकमेंडेशंस का एक्चुअल इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने समझा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एक इम्पोर्टेंट कमेटी है जो पीएसयूज के फाइनेंशियल और ऑपरेशनल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने का काम करती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी को अच्छे से समझने वाले हैं। तो दोस्तों ये कमेटीज लोकसभा और राज्यसभा के कोलैबोरेशन से बनाई जाती है। इनका मेन पर्पज होता है मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के फंक्शनिंग को मॉनिटर करना। इन कमेटीज का रोल पार्लियामेंट को बेटर फंक्शनिंग और गवर्नेंस प्रोवाइड करना होता है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन की। तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज आर रिकमेंडेड बाय रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा। तो इन कमिटीज का ओरिजिन रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा के रिकमेंडेशन से हुआ था। लोकसभा में एक रूल्स कमेटी होता है जो पार्लियामेंट की वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंडेशंस देता है। जब ये रिकमेंडेशंस दिया गया तो ये कमिटीज बनाई गई जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के काम को क्लोजली मॉनिटर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है 17 कमिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन 1993 व्हाइल इट इंक्रीज टू 24 कमिटीज इन 2004। तो इनिशियली 1993 में 17 डिपार्टमेंटल कमिटीज बनाई गई थी, लेकिन 2004 में इन कमिटीज की नंबर को 24 तक इंक्रीज कर दिया गया। ये इंक्रीमेंट इसलिए किया गया क्योंकि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहे थे और मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के काम को ज़्यादा स्क्रूटिनाइज करने की ज़रूरत थी। जैसे जैसे गवर्नेंस का स्कोप बढ़ रहा था वैसे वैसे इन कमिटीज भी ज़्यादा स्पेसिफिक एरियाज को कवर करने के लिए एक्सपेंड हुई। आज भी इनका नंबर 24 ही है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ दिस कमिटीज। तो देयर आर टोटल 31 मेंबर्स आउट ऑफ व्हिच 21 आर फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा एंड these members are nominated by the speaker and chairman। यानी इन कमिटीज में टोटल 31 मेंबर्स होते हैं। ये मेंबर्स 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से नॉमिनेट किए जाते हैं। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन इन मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। ये कॉम्पोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन कमिटीज में दोनों हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये इंश्योर करता है कि पॉलिटिकल बैलेंस बना रहे और इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग हो। ये मेंबर्स रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को एग्जामाइन करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे पहला फीचर है मिनिस्टर कैन नॉट बी ए मेंबर, यानी कि मिनिस्टर्स को इन कमिटीज का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। इसका रीज़न यह है कि अगर मिनिस्टर्स खुद अपने रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज को स्क्रूटिनाइज करे तो वो अपने डिसीजंस में इम्पार्शियल नहीं रह पाते। नेक्स्ट है टेन्योर इज ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पे दूसरा फीचर यह है कि कमिटी का टेन्योर 1 साल का होता है। ये इंश्योर करता है कि कमिटीज अपना काम एफिशिएंटली करे और हर साल नए पर्सपेक्टिव और फ्रेश आइडियाज आएँ। इस तरह से ये कमिटीज कंटिन्यूअसली इफेक्टिव रहती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे।
तो इस सेक्शन में हम डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। हियर द फर्स्ट फंक्शन इज टू कंसीडर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स। तो पहला फंक्शन है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को कंसीडर करना। जब कोई मिनिस्ट्री अपनी फाइनेंशियल नीड्स के लिए बजट रिक्वेस्ट करती है तो ये कमिटीज उसको थ्रूली रिव्यू करते हैं ताकि गवर्नमेंट का बजट एलोकेशन प्रॉपरली यूटिलाइज हो। नेक्स्ट है टू एग्जामाइन बिल्स रिलेटेड टू मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, यानी कि दूसरा फंक्शन है बिल्स को एग्जामाइन करना जो मिनिस्ट्रीज के रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे बिल्स को डिटेल्ड स्क्रूटिनी से गुजरना पड़ता है ताकि कोई बिल पास होने से पहले उसमें कोई फ्लो ना हो। नेक्स्ट है टू रिव्यू एनुअल रिपोर्ट्स। तो ये कमिटीज एनुअल रिपोर्ट्स का रिव्यू करती है जो मिनिस्ट्रीज अपनी परफॉर्मेंस और एक्टिविटीज़ के बारे में सबमिट करती है। नेक्स्ट है टू रिव्यू पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि यहाँ पे चौथा फंक्शन है पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना। ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और प्लान्स सही डायरेक्शन में हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ की कुछ लिमिटेशंस है जो उनके काम को लिमिट करती है। तो चलिए इसे देखते हैं। पहला है नो इंटरफेरेंस इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला लिमिटेशन ये है कि ये कमिटीज़ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकती। इनका फोकस सिर्फ पॉलिसी लेवल डिसीजंस और स्ट्रेटेजिक रिव्यूज़ तक लिमिटेड है। ये कमिटीज़ एग्जीक्यूटिव ब्रांच के काम में नहीं घुस सकती। नेक्स्ट है नो डुप्लीकेशन विथ अदर पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो दूसरी लिमिटेशन ये है कि इन कमिटीज का काम किसी और पार्लियामेंट्री के काम से ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अगर ओवरलैपिंग होगा तो कमिटीज का काम कन्फ्यूजन में आ सकता है, इसलिए ये इंश्योर किया जाता है कि हर कमिटी का क्लियर मैंडेट हो। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात करते हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ के प्रोसीजर के बारे में। तो दिस कमिटी स्टार्टेड इट्स वर्क आफ्टर पोस्ट बजट डिस्कशन। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट विद इन फिक्स टाइम एंड सेपरेट रिपोर्ट्स फॉर ग्रांट्स एंड बिल्स। तो देखिए सबसे पहले पोस्ट बजट डिस्कशन के बाद ये कमिटीज अपना काम शुरू करती है। बजट के बाद जब गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल प्लान्स को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है तो ये कमिटीज उन प्रोविजंस को क्लोजली एग्जामाइन करती है। इन कमिटीज़ को फिक्स टाइम फ्रेम दिया जाता है ताकि उनके रिपोर्ट्स टाइमली सबमिट हो सके। ये रिपोर्ट्स मिनिस्ट्री के डिमांड फॉर ग्रांट्स और बिल्स के लिए अलग अलग होती है जिससे उनका डिटेल स्क्रूटिनी एफिशिएंटली हो सकता है। ये प्रोसेस कमिटीज को अकाउंटेबल बनाता है और एंश्योर्स दैट दे वर्क एफिशिएंटली। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ की मेरिट्स के बारे में। एंड हियर द फर्स्ट वन इज नॉन पार्टीशन फंक्शनिंग। तो सबसे पहला मेरिट यह है कि ये कमिटीज़ नॉन पार्टीशन होती है। इसका मतलब है कि ये कमिटीज़ पॉलिटिकल बायस के बिना अपना काम करती है। नेक्स्ट है डिटेल्ड स्क्रूटिनी। तो इन कमिटीज़ को मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के काम का डीपली रिव्यू करने का मौका मिलता है जो गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट बनाता है। नेक्स्ट है बेटर कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये कमिटीज एग्जीक्यूटिव के ऊपर बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करती है जो गवर्नमेंट के डिसीजंस को और अकाउंटेबल बनाता है। नेक्स्ट है एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर, यानी कि ये कमिटीज एफिशिएंट और इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर को भी इंश्योर करती है ताकि पब्लिक फंड्स का वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है एक्सपर्ट ओपिनियन इज पॉसिबल। तो यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियंस को भी इंक्लूड किया जा सकता है जो डिसीजन मेकिंग को और एक्यूरेट और इन्फॉर्म्ड बनाता है। नेक्स्ट है ग्रेटर रोल फॉर ओपोजिशन। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ओपोजिशन को भी इन कमिटीज में एक्टिव रोल मिलता है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करता है। तो दोस्तों ये थी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में। ये कमिटीज़ ना सिर्फ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के काम को स्क्रूटिनाइज करती है बल्कि गवर्नेंस को एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट भी बनाती है।
इन कमिटीज का काम इम्पार्शियल और डिटेल स्क्रूटिनी करना होता है, जो गवर्नमेंट के डिसीजंस को बेटर इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं कमिटीज टू इंक्वायर के बारे में। तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कमिटी ऑन पिटिशंस, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस और इथिक्स कमिटी। तो चलिए हर एक को यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कमिटी ऑन पिटिशंस के बारे में। तो दिस कमिटी एग्जामाइंस पिटिशंस ऑन बिल्स एंड पब्लिक इम्पोर्टेंस मैटर, यानी कि ये कमिटी उन पिटिशंस को एग्जामाइन करती है जो बिल्स और पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर से रिलेटेड होती है। जब किसी ने पार्लियामेंट को कोई पिटीशन सबमिट की होती है तो ये कमेटी उस पिटीशन का रिव्यू करती है और देखती है कि उस पिटीशन में क्या इशूज रेज किए गए हैं। ये कमेटी इंश्योर करती है कि पब्लिक के इशूज और कॉन्सर्न्स को प्रॉपरली एड्रेस किया जाए। अब बात करते हैं कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस की। तो दिस कमिटी इज ए सेमी जुडिशियल बॉडी एंड एग्जामाइंस ब्रीचेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो ये कमेटी एक सेमी जुडिशियल बॉडी होती है जो ब्रीचेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को एग्जामाइन करती है। अगर किसी ने पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस को वायलेट किया हो तो ये कमेटी उस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब है वो स्पेशल राइट्स और इम्यूनिटीज जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को उनके ऑफिशियल ड्यूटीज के दौरान मिलती है। इस कमेटी का रोल ये इंश्योर करना है कि ये प्रिविलेजेस प्रोटेक्ट किए जाएं और उनका मिसयूज ना हो। नेक्स्ट है इथिक्स कमिटी। तो दिस कमिटी लुक्स इनटू मिसकंडक्ट ऑफ एमपीज एंड एंश्योर्स कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये कमिटी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के मिसकंडक्ट को देखने का काम करती है। अगर कोई एमपी कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है तो ये कमिटी उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। लोकसभा में ये कमिटी 2000 में एस्टैब्लिश हुई थी, जबकि राज्यसभा में 1997 में। ये कमेटी इंश्योर करती है कि एमपीज अपने कॉन्डक्ट और बिहेवियर को इथिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मेंटेन करें ताकि पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सके। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने समझा इन सब कमिटीज का मेन एम ये है कि पार्लियामेंट की इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाए। कमिटी ऑन पिटिशंस पब्लिक इश्यूज को सीरियसली एग्जामाइन करती है। कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की प्रोटेक्शन करती है और इथिक्स कमेटी एमपीज के कॉन्डक्ट को मॉनिटर करती है। ये कमिटीज इंश्योर करती है कि पार्लियामेंट अपने हाई इथिकल स्टैंडर्ड्स पर काम करे और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सबके लिए ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाए रखे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं कमिटीज रिलेटेड टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल के बारे में। तो चलिए हर एक कमिटी को डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कमिटी है कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस एंड इट एग्जामाइंस प्रोमिसेज मेड बाय मिनिस्टर्स एंड देयर फुलफिलमेंट। तो ये कमिटी मिनिस्टर्स के दिए गए प्रोमिसेज को एग्जामाइन करती है और देखने की कोशिश करती है कि उन्होंने जो प्रोमिसेज किए थे उन्हें पूरा किया गया है या नहीं। इस कमिटी का काम ये इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट जो भी एश्योरेंसेज देती है उन्हें टाइमली और एफिशिएंटली एग्जीक्यूट किया जाए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कमिटी पे। यहाँ पे नेक्स्ट कमिटी है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। दिस कमिटी चेक्स इफ डेलीगेटेड पावर्स आर एक्सरसाइज प्रॉपर्ली बाय द एग्जीक्यूटिव और नॉट। तो इस कमिटी का मेन काम ये देखना है कि जो डेलीगेटेड पावर्स है जैसे रूल्स और रेगुलेशन उन्हें एग्जीक्यूटिव ने सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं। मतलब ये इंश्योर करना कि जो पावर्स पार्लियामेंट ने एग्जीक्यूटिव को दिए हैं उनका इस्तेमाल प्रॉपर मैनर में हो। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कमिटी पे। नेक्स्ट है कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल। तो इट रिव्यूज पेपर्स लेड बाय द मिनिस्टर्स टू एंश्योर कंप्लायंस विथ एक्ट्स और रूल्स। यानी कि ये कमिटी उन पेपर्स को रिव्यू करती है जो मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में रखते हैं।
उनका फोकस ये इंश्योर करना होता है कि मिनिस्टर्स ने जो पेपर सबमिट किए हैं वो एप्लीकेबल एक्ट्स और रूल्स के अकॉर्डिंग हो। ये कमेटी कंप्लायंस पे फोकस करती है। नेक्स्ट है कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससी एंड एसटीज। इन दिस कमेटी देयर आर 30 मेंबर्स, out of which 20 are from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha. And this committee reviews welfare reports and safeguards implementation. तो इस कमेटी में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ये कमेटी प्राइमरीली एससी और एसटी के वेलफेयर रिपोर्ट्स को रिव्यू करती है और इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट उन कम्युनिटीज़ के लिए जो सेफगार्ड्स इंप्लीमेंट कर रही है उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमेटी पे। नेक्स्ट है कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। दिस कमेटी ऑल्सो हैज 30 मेंबर्स, out of which 20 are from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha. This committee reviews reports on women's welfare and government actions. तो देखिए इस कमेटी में भी 30 मेंबर्स होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ये कमेटी वुमेन एम्पावरमेंट और वेलफेयर के रिलेटेड रिपोर्ट्स को देखने का काम करती है। इसका गोल ये इंश्योर करना होता है कि गवर्नमेंट वुमेन के लिए जो एक्शंस ले रही है वो सच में उनकी वेलफेयर के लिए फ़ायदेमंद हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमेटी पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट है जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिसेज ऑफ प्रॉफिट। दिस कमेटी एग्जामाइंस ऑफिसेज हेल्ड बाय एमपीज दैट मे डिस्क्वालीफाई देम। तो ये कमेटीज एमपीज के ऑफिसेज को एग्जामाइन करती है जिससे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। ये इंश्योर करती है कि एमपीज किसी ऐसे ऑफिस को होल्ड ना कर रहे हो जो उनके मेंबरशिप को पार्लियामेंट से कॉन्फ्लिक्ट कर सके। तो इस स्लाइड में हमने कमिटीज रिलेटेड टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं कमिटीज रिलेटिंग टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस के बारे में। तो चलिए हर एक कमेटी को समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कमेटी है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड इट रेगुलेट्स टाइम टेबल एंड हाउस बिजनेस शेड्यूल। तो ये कमेटी पार्लियामेंट के बिजनेस को रेगुलेट करती है। इसका मेन काम होता है हाउस के टाइम टेबल और बिजनेस शेड्यूल को मैनेज करना ताकि सबको टाइम मिल सके अपने इशूज डिस्कस करने के लिए। अगर कोई स्पेशल सेशन या एजेंडा होता है तो इस कमेटी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमेटी पे। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कमेटी है कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशंस। दिस कमेटी क्लासिफाइज बिल्स और रेजोल्यूशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट मेंबर्स। तो इस कमेटी का काम होता है प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए बिल्स और रेजोल्यूशंस को क्लासीफाई करना। प्राइवेट मेंबर्स यानी जो मिनिस्टर्स नहीं होते उनके द्वारा लाए गए बिल्स को ये कमेटी देखती है और इंश्योर करती है कि वो सही प्रोसेस के थ्रू पास हो सके। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कमेटी को। तो नेक्स्ट कमेटी है रूल्स कमेटी एंड दिस कमेटी कंसीडर्स हाउस प्रोसीजर एंड सजेस्ट अमेंडमेंट्स। तो इस कमेटी का मेन काम है हाउस की प्रोसीजर को कंसीडर करना और उसमें जो भी नेसेसरी अमेंडमेंट्स चाहिए उनके सजेशंस देना। इस कमेटी का रोल ये इंश्योर करना है कि हाउस का बिजनेस स्मूथली चल सके और जो रूल्स है वो अपडेटेड हो। तो चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट कमेटी के बारे में। यहाँ पे नेक्स्ट है कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स एंड इट डील्स विथ लीव ऑफ एब्सेंस रिक्वेस्ट। जब कोई मेंबर हाउस में एब्सेंट होता है तो वो लीव ऑफ एब्सेंस के लिए रिक्वेस्ट करता है। इस कमेटी का काम है उन रिक्वेस्ट्स को देखना और अप्रूव या रिजेक्ट करना। ये इंश्योर करता है कि एब्सेंस के केसेज प्रॉपरली रिकॉर्ड हो और उनका प्रॉपर हैंडलिंग हो।
तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने कमिटीज रिलेटिंग टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं हाउसकीपिंग कमिटीज के बारे में। ये ऐसी कमिटीज है जो एमपीज की रहने सुविधाओं और उनकी डेली ज़रूरत के चीज़ों का ध्यान रखती है। पार्लियामेंट के मेंबर्स को उनकी एकोमोडेशन और फैसिलिटीज स्मूथली मिलती रहे, इसलिए ये कमिटी जिम्मेदार होती है। तो चलिए हर एक कमिटी को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है जनरल पर्पजेस कमिटी। दिस कमिटी एडवाइसेज ऑन मिसलेनियस हाउस अफेयर्स, यानी कि ये कमिटी हाउस के मिसलेनियस यानी कि छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातों पर एडवाइस देती है। जैसे कि पार्लियामेंट के डेली स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो भी छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरी होती है उन पर यह कमिटी गाइडेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हाउस कमिटी। इट मैनेजेस एकोमोडेशन एंड एमिनिटीज फॉर मेंबर्स। तो इस कमेटी का काम होता है एमपीज के एकोमोडेशन और एमिनिटीज मैनेज करना, मतलब एमपीज को स्टे और उनकी फैसिलिटीज का ध्यान रखना। उनके सुविधा के लिए ज़रूरी चीज़ों को मैनेज करना इस कमेटी की जिम्मेदारी होती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कमेटी पे। यहाँ पे नेक्स्ट है लाइब्रेरी कमेटी। दिस कमिटी ओवरसीज पार्लियामेंट लाइब्रेरी एंड मेंबर सर्विसेज। तो ये कमेटी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी और मेंबर्स के स्टडी रिलेटेड सर्विसेज को देखने का काम करती है। मतलब जो एमपीज है उनको रिसर्च और इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने में जो सपोर्ट चाहिए होता है उसका मैनेजमेंट ये कमेटी करती है। नेक्स्ट है जॉइंट कमिटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स एंड इट फ्रेम्स रूल्स फॉर एमपीज सैलरीज अलाउंसेज एंड पेंशंस। यानी कि इस कमेटी का काम एमपीज के सैलरीज अलाउंसेज और पेंशंस के रूल्स फ्रेम करना होता है। ये इंश्योर करती है कि मेंबर्स को उनकी सर्विसेज के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल बेनिफिट्स टाइमली और ट्रांसपेरेंट तरीके से मिलती रहे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने समझा हाउस कमेटी इंश्योर करती है कि एमपीज को उनका स्टे और एसोसिएटेड एमिनिटीज हासिल फ्री मिलती रहे ताकि वो अपने पार्लियामेंट्री ड्यूटीज पर बिना किसी दिक्कत के फोकस कर सके। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं कंसल्टेटिव कमिटीज़ के बारे में। तो देखिए ये कमिटीज़ पार्लियामेंट का एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो एमपीज और मिनिस्टर्स के बीच पॉलिसी मैटर्स पर इनफॉर्मल डिस्कशंस के लिए बनाई जाती है। इनका एम होता है बेटर कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ताकि गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग में मेंबर्स का वैल्यूएबल इनपुट मिल सके। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है दीज कमिटीज आर अटैच्ड टू मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स एंड द पर्पज ऑफ दिस कमिटीज आर टू मेक ए फोरम फॉर एमपीज एंड मिनिस्टर्स टू डिस्कस पॉलिसीज। तो देखिए कंसल्टेटिव कमिटीज हर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के साथ अटैच होती है। इनका मेन पर्पज होता है एमपीज और मिनिस्टर्स के बीच एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहां पॉलिसी मैटर्स पर डिस्कशन हो सके। ये डिस्कशंस फॉर्मली पार्लियामेंट में नहीं बल्कि इनफॉर्मल सेटिंग में होती है ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग और फीडबैक मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है दीज कमिटीज आर नॉट स्टैंडिंग कमिटीज एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर ईच लोकसभा। तो ये कमिटीज परमानेंट नहीं होते, ये हर नए लोकसभा इलेक्शन के बाद रिकॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। मतलब जब नई लोकसभा बनती है तो नए कंसल्टेटिव कमिटीज भी बनाई जाती है नए मेंबर्स के साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम एक स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं। तो इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमिटीज फॉर रेलवे जोन्स। हियर एमपीज ऑफ ए जोन डिस्कस मैटर्स इनफॉर्मली रिलेटेड टू दियर रेलवे जोन। तो रेलवेज में हर अलग अलग रेलवे जोन के लिए एक अपनी अलग इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमिटी होती है। इन कमिटीज में एमपीज अपने अपने रीजन के रेलवे इशूज डिस्कस करते हैं, जैसे नए ट्रेन्स का डिमांड, स्टेशंस की फैसिलिटीज या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। और ये मीटिंग्स भी इनफॉर्मल सेटिंग में होती है जिससे लोकल लेवल के इशूज डायरेक्टली समझे जा सके और उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने समझा कंसल्टेटिव कमिटीज पार्लियामेंट का एक ऐसा डायनामिक मैकेनिज्म है जो फॉर्मल सेशंस के बाहर भी
डायलॉग और फीडबैक का सिस्टम मेंटेन करता है। यह इंश्योर करता है कि पॉलिसी मेकिंग सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटीज और एमपीज के एक्सपीरियंसेस के साथ जुड़कर की जाए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों हम लोगों ने हमारा पहला स्लाइड पे देखा था पार्लियामेंट्री कमेटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। अभी तक हम लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी को अच्छे से समझ लिया है। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं एडहॉक कमेटीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कमेटीज पार्लियामेंट में स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। इनका मेन काम होता है एक पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करना या इन्वेस्टिगेट करना। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है, दीज कमिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, इंक्वायरी कमिटीज एंड एडवाइजरी कमिटीज। तो एडहॉक कमिटीज दो टाइप्स की होती है, इंक्वायरी कमिटीज जो किसी इशू की इन्वेस्टिगेशन करती है और एडवाइजरी कमिटीज जो किसी मैटर पर एडवाइस देती है। अब हम देखेंगे एडहॉक कमिटीज की कुछ एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल है कमिटी ऑन प्रेसिडेंट्स एड्रेस। तो देखिए, जब प्रेसिडेंट का एड्रेस पार्लियामेंट में होता है उसको डिस्कस करने और सजेशंस देने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जाती है जिसे हम कमिटी ऑन प्रेसिडेंट्स एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट है रेलवे कन्वेंशन कमेटी। तो ये कमेटी पार्लियामेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट कमेटी है जो रेलवेज के फाइनेंसेज और कन्वेंशंस को देखने का काम करती है। नेक्स्ट है कमेटी ऑन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो एमपी लेड्स यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन और यूटिलाइजेशन को रिव्यू करने के लिए कमेटी ऑन एमपी लेड्स बनाई जाती है। नेक्स्ट है जॉइंट कमिटीज। तो देखिए, कभी कभी पार्लियामेंट दोनों हाउसेज के मेंबर्स को मिलाकर ज्वाइंट कमिटीज बनाता है, जैसे टेलीकॉम लाइसेंसिंग के केस में। इनका काम होता है किसी स्पेसिफिक मेजर इशू को थ्रूली इन्वेस्टिगेट करना। नेक्स्ट है कमिटी ऑन फूड मैनेजमेंट। तो देखिए, फूड मैनेजमेंट के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए भी स्पेशल एडहॉक कमिटीज बनाई जाती है जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और वेस्टेज जैसे मैटर्स पर फोकस करती है। नेक्स्ट है कमिटी ऑन प्रोटोकॉल वायलेशंस ETC। यानी कि अगर कोई प्रोटोकॉल वायलेशन होता है जैसे गवर्नमेंट रूल्स या फॉर्मेलिटीज का ब्रीच, तो उस मैटर को देखने के लिए कमिटी ऑन प्रोटोकॉल वायलेशंस बनाई जा सकती है। तो दोस्तों ये थे कुछ एग्जांपल्स ऑफ एडहॉक कमिटीज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पार्लियामेंट्री कमिटीज को डिटेल में समझ लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।